नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 107 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके अंतिम भाग पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में हम चार चार क्वेश्चनों को यानी कि टोटल 8 क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं और बीपीएससी 107 की प्लेलिस्ट में लगभग सभी चैप्टरों को अपलोड भी कर चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि बदलते समय में यूएनओ में सुधार जरूरी हैं। ऐसे में क्या क्या सुधार होने चाहिए। यानी कि यूएनओ की बात करोगे तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को और अब चल रहा है 2026। तो 1945 से लेकर 2026 के बीच में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। ऐसे में भाई यूएनओ में कुछ तो सुधार होने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो यूएनओ पूरे विश्व का एक संगठन है जिसका उद्देश्य ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखे, विकास को बढ़ावा दे, मानव अधिकारों की रक्षा करे, विश्व में किसी प्रकार का युद्ध ना हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके। इसी उद्देश्यों से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। शुरुआत में जब यूएनओ बना था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 51 देश थे। आज इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो बढ़कर 193 हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि यूएनओ एक प्रभावशाली संगठन है जिसमें लगभग विश्व के सभी देश इसके मेंबर बन चुके हैं। अब यहाँ पर सुधार क्या होना चाहिए? तो सुधार सबसे पहले होना चाहिए सुरक्षा परिषद में। तो यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या है, इसमें 15 देश होते हैं। 15 में से जो 5 देश हैं इनके पास होती है वीटो पावर और 10 देश ऐसे हैं जो 2-2 साल के लिए होते हैं। यानी कि जब आप सुरक्षा परिषद की बात करोगे तो इसमें टोटल कितने देश हैं? 15 देश हैं। इन 15 देश को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, एक 5 और एक 10। जो ये 5 देश हैं इनके पास है वीटो पावर और ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। चाइना को जो वीटो पावर मिली थी वो मिली थी 1965 में, जब चाइना ने परमाणु बम बनाया था। तो चाइना ने परमाणु बम बनाया था 1964 में और उसके बाद इसको वीटो पावर मिल गई थी। 10 मेंबर होते हैं जो 2-2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो 2 साल बाद हर बार 10 मेंबर जो है चेंज होते रहते हैं। अब इसमें हम सुधार ये करना चाहते हैं कि जब यूएनओ के मेंबर बढ़े हैं तो इसके स्थायी सदस्य भी तो बढ़ने चाहिए। जो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस है, नहीं खाली वीटो पावर मिली हुई है तो वीटो पावर वाले देशों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। पहले 51 देश थे, अब 193 देश हो रहे हैं। वीटो पावर वाले अब भी देश उतने ही जितने पहले थे। तो सबसे पहला सुधार क्या होना चाहिए? सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या सीमित है। इसमें ब्राज़ील को, भारत को, जर्मनी को, जापान को क्या है, वीटो पावर मिलनी चाहिए। वीटो पावर पर पुनर्विचार करना चाहिए, या तो इसे खत्म कर दो या फिर इसमें सदस्य देशों को बढ़ावा दो। प्रशासनिक सुधार, यूएनओ की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं इसे सरल और तेज बनाना चाहिए। संगठन की जितनी भी एजेंसियां हैं उसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए अपडेट करना चाहिए। संसाधनों का प्रबंधन, यूएनओ को संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। आज यूएनओ के काम भी लगातार बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर बैठकें तो हर साल होती हैं लेकिन चुनौतियों का कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा। तो यूएनओ को ये भी प्रयास करना चाहिए कि भैया जिस चीज़ को आप चर्चा कर रहे हो उसके लिए रियलिस्टिक अप्रोच रखो और ये देखो कि भाई किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा सकता है। आज साइबर सुरक्षा और जैसे तकनीकी चुनौतियां जो हैं, तो ऐसे में यूएनओ को भी अपना एक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए ताकि वो डिजिटल सुरक्षा लोगों को प्रोवाइड करवा सके। मानव अधिकारों का प्रभावी रक्षा, मानव अधिकारों की बात तो यूएनओ में होती है लेकिन उस तरीके से रक्षा नहीं की जाती जितना, जैसे बांग्लादेश में देखिए क्या सीन हो रहा है। तो फिर यूएनओ वहां पर जाके हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? तो यूएनओ सिर्फ क्या भाषण देने की एकमात्र संस्था रह गई है या फिर वास्तव में इसे कार्यवाही भी करनी चाहिए? सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यूएनओ को अगर हमें प्रभावशाली संगठन बनाना है तो इसमें सुधार करने पड़ेंगे, वरना यूएनओ सिर्फ एक बिल्डिंग रह जाएगी, वास्तविकता से ये परे हो जाएगी और रियल में कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जितने भी हमारे फेमिनिस्ट हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि नारीवादी विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा की अवधारणा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो देखो, फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं, नारीवादी वो होते हैं जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो नारीवादी का जो सुरक्षा दृष्टिकोण है ये राज्य केंद्रित दृष्टिकोण है और ये देखने का प्रयास करता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो नारीवादी विद्वान सुरक्षा को न सिर्फ राज्य की सुरक्षा बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करते हैं। उनके अनुसार सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा देश जो है सैनिक रूप से सुरक्षित है,
बल्कि इसमें तो व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए और समाज का न्याय भी होना चाहिए। यानी कि नारीवादी विद्वान सुरक्षा को एक बड़े स्तर पर देखते हैं। उनका ये कहना है कि सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमाओं से सुरक्षित है, एक देश की सेना दूसरे देश की सेनाओं से सुरक्षित है, बल्कि व्यक्तिगत आज़ादी भी है, लोगों का इंडिविजुअल जो है वो रेपुटेशन भी है, सामाजिक न्याय की भी सुरक्षा होनी चाहिए। नारीवादी दृष्टिकोण में आर्थिक समानताएं होती हैं, रोजगार की सुरक्षा होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता होती है, शिक्षा का अधिकार होता है। ये सब नारीवादी दृष्टिकोण की जो सुरक्षा की अवधारणा है उसमें आर्थिक समानताओं, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया है। इसका अर्थ सिर्फ सेना से सुरक्षा नहीं है, बल्कि हर तरफ लोगों का कल्याण होना चाहिए। नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ये कहता है महिलाओं की सुरक्षा अगर हमें करनी है तो लैंगिक भेदभावों को खत्म करना पड़ेगा, स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष हिंसा खत्म होनी चाहिए। नारीवादी सिद्धांत कहता है कि समाज में अलग अलग तरीके से हिंसाएं होती हैं, जैसे नस्लवाद, नस्ल के नाम पर लोगों को मारा जाता है, लैंगिक भेदभाव। ऐसे में अगर हमें हिंसा खत्म करनी है तभी हर एक व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा। नारीवादी दृष्टिकोण का महत्व क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण का महत्व यह है कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा थी, जो पुरानी धारणा थी, उसमें यह था कि एक देश को खतरा हमेशा दूसरे देश की सेनाओं से होता है। लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण कह रहा है ऐसा नहीं है भैया, इसके अलावा और भी बहुत सारे खतरे हैं जिस पे हमें निपटने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम मनुष्य को सम्मान दे पाएंगे। नारीवादी सुरक्षा की महत्व की बात करें तो ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल करता है। ये नई नई पॉलिसी, नए नए कार्यक्रम चलाता है ताकि जो हाशिए पर लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कोई कास्ट के लोग हों, चाहे किसी नस्ल के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, सबको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो नारीवादी विद्वान जो है उन्होंने सुरक्षा की परिभाषा एक बड़े स्तर पर दी है। इनका ये मानना है कि सिर्फ सेना से सुरक्षा ही सुरक्षा नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी चलनी चाहिए और लिंग में समानता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन से मतलब हमारा यह है कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, शक्ति संतुलन किस तरीके से है, और विश्व में वो कौन कौन से देश हैं जो प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन ये कह रहा है कि जब जब विश्व में जो कोई एक देश आगे बढ़ेगा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी आगे बदलेगी। जैसे अमेरिका आज विश्व की महाशक्ति है, कल को कोई और देश अगर विश्व की महाशक्ति हो तो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन तब होता है जब शक्ति संतुलन में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए जब नए शक्तिशाली राज्य उभरेंगे तो सत्ता भी बदलेगी। जैसे आज अमेरिका है, अगर कल को मान लो कोई और देश पावर में आता है तो जो आज अमेरिका अपनी अथॉरिटी लेकर चल रहा है ना, वो सारी अथॉरिटी किसकी हो जाएगी, उस देश की हो जाएगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संरचना का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस समय ऐसा है कि जिसमें कुछ बड़े बड़े देश जो हैं अपने तरीके से पॉलिसीज निर्माण कर रहे हैं। अब ये सत्ता में परिवर्तन जब आएगा जब कोई और एक नई महाशक्ति उभर कर आएगी, जब कोई नई राजनीतिक प्रणाली उभर कर आती है, कोई नई आर्थिक प्रणाली उभर कर आती है तो संरचना में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के बाद दो ध्रुवीय प्रणाली आई, यानी कि एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ। सोवियत संघ के टूटने के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की संरचना में फिर से परिवर्तन हुआ और अब अमेरिकन प्रणाली चल रही है। वैश्वीकरण ने देशों के बीच में आर्थिक सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, जिससे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर बदल गया है। आज तकनीक की प्रगति हो रही है, इंटरनेट, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आगे बढ़ रही है, तो इसने भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। शीत युद्ध के अंत ने बदलाव लाया है। चीन और भारत आज पूरे विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिससे विश्व के देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वृद्धि हुई है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे यूएनओ की बात कर लो, यूरोपीय यूनियन की बात कर लो, डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों की बात कर लो, आज ये विश्व के शासन को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभाव ये है कि जो संरचनात्मक परिवर्तन है ये वैश्विक नीतियों को प्रभावित करते हैं, यानी कि जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज आएगा तो जो है विश्व की पॉलिसीज भी चेंज हो जाएगी। नए नए देशों को फिर से नई नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। सुरक्षा का परिदृश्य बदल जाएगा। सुरक्षा के सामने नए नए खतरे उत्पन्न होंगे। जैसे आज देख लो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ये नई नई समस्याएं हैं। तो इनसे समस्या से निपटने के लिए नई नई बॉडीज भी बनानी पड़ेगी, नए नए इंस्टीट्यूशंस भी बनाने पड़ेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन होगा ही होगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलेगी और एक नए तरीके से विश्व के देशों के बीच में संबंध उजागर होंगे ही होंगे। पीडीएफ के लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो इंटरनेशनल आप ऑर्डर देख रहे हो ये किस तरीके से चला है। तो चलिए देखते हैं इसके अलग अलग चरण। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी उसमें शास्त्रीय युग था। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इनका सबका आपस में संबंध था। इन सभ्यताओं के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था, युद्ध को बढ़ावा मिल रहा था, कूटनीतिक संबंधों की बात की जाती। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है जो आज आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था देखते हो ये किस तरीके से आगे बढ़ी, क्या पहले भी विश्व के देशों के बीच में संबंध स्थापित थे या फिर ये आज की कोई बात है। तो हम शास्त्रीय युग से ही बात कर रहे हैं। ग्रीक शहर की बात करोगे, जब आप प्लेटो की किताबें पढ़ोगे, एरिस्टोटल की किताबें पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर युद्ध होते थे। एथेंस और स्पार्टा में युद्ध होते थे। तो प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रचलन में थी। मध्यकालीन युग था वो सामंती युग था। सामंती युग में क्या होता था, एक पूरा क्षेत्र होता था, वो क्षेत्र राजा के कंट्रोल में होता था। राजा इस क्षेत्र को कई छोटे छोटे भागों में भाग देता था ताकि प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके, और इस एरिया को हर एरिया को एक व्यक्ति के कंट्रोल में कर देता था। ये व्यक्ति सामंती कहलाता था और ये पूरी व्यवस्था सामंतवाद थी। क्रूसेडस धार्मिक युद्ध ने यूरोप के बीच में संबंधों को गहराई से प्रभावित किया, और 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई, और इसके बाद संप्रभुता, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर विभिन्न देशों के बीच में संबंध बनने शुरू हुए। फिर क्या हुआ, साम्राज्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में साम्राज्यवाद आया, जहां ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, पुर्तगालियों ने, अमेरिका ने विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया और विश्व की राजनीति के भूगोल को ही बदल दिया। फिर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, प्रथम विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक एक चीज़ों को बदल दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव ही हिला दी। और फिर एक नई तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो विकसित हुए, जहाँ पर नए नए देश आज़ाद हुए, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध बढ़ता चला गया, सोवियत संघ का फिर विघटन हुआ, और आज अमेरिका एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्राचीन काल से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। जब जब राजनीतिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन होंगे, सामाजिक परिवर्तन होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन होंगे ही होंगे। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको पेड PDF अवेलेबल होगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे जुड़ सकते हो। एग्ज़ाम के लिए गुड लक, बहुत बहुत धन्यवाद।